हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन इरा में। हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली पुलिस एनटीपीसी ग्रुप डी की प्रैक्टिस सीट, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज भी हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हो, वीडियो को आप वहाँ शेयर कर दीजिए। तो फिर चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एक कार को 20 दिन में और बी उसे 30 दिन में कर सकता है। वे दोनों मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं, तत्पश्चात उसे छोड़ देते हैं। तब सी अकेले शेष कार्य 10 दिन में पूरा कर देता है। तदनुसार सी अकेले पूरा कार्य कितने दिन में पूरा कर पाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं ए, बी एंड सी, 3 लोग हैं, लेकिन पहले ए और बी के बारे में चर्चा की गई है। ए और बी, ए कितने दिन में काम करता है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ए जो है 20 दिन में काम करता है और बी है 30 दिन में। अब इन दोनों की हम यहाँ से क्या निकालेंगे, वर्क इफिशियंसी। 20-30 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60। 20 तिहाई 60, 30 दूना 60। अब हम देखते हैं ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 7 दिन, है ना। 7 दिन में हम देखते हैं कितना काम कर लेते हैं। एक दिन में दोनों अगर मिलकर काम करते हैं, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी 2 काम करता है। जब दोनों साथ में करेंगे 3 ये और 2 ये, 3 2 5, यानी एक दिन में कितना काम हो रहा है 5। तो 7 दिन में कितना काम कर लेंगे, 7 पंचे 35। कितना वर्क कर लिए लोग, 35। टोटल वर्क हमारा कितना है यहाँ पे 60। 60 में से हम 35 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। ये 25 काम। अब 25 काम को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सी अकेले 10 दिन में शेष कार्य पूरा करता है। ये काम कौन करेगा, सी करेगा। अब कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। देख लेते हैं यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगी, सी की वर्क इफिशियंसी। तो 5 से काटते हैं, 5 दूनी और 5 25, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि सी की यहाँ पे वर्क इफिशियंसी कितनी आ गई है, 5/2, ठीक है ना। यानी कि सी एक दिन में कितना काम करता है, 5/2। अब आगे बोल रहा है तो सी अकेले पूरा काम कितने दिन में कर पाएगा। अब टोटल काम हमारा कितना है 60। अब इसको करना किसको है, सी को करना है। सी में एक दिन में कितना काम करता है, 5/2, यानी सी की वर्क क्षमता कितनी है एक दिन में काम करने की, 5/2। रख देते हैं 5/2 की तरफ से उसको कितना काम करना है 60। अब ये 2 बटे के बटे में है तो यहाँ से हटाएंगे इसको तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अंश में है ना। तो अब सॉल्व करते हैं, 5 से काटेंगे 60 को कितने बार जाएगा, 12 बार। यहाँ क्या बचा 12, इधर 2, यानी सी टी बराबर क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24। यानी जो सी है हमारा वो पूरा काम अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 24 दिन में। और यही हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि वह उन पर 6 सही 1/4% की छूट भी दे तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पे यानी कि हमको क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया है और जो क्या है लागत मूल्य। लागत यानी सीपी से कितना है, सीपी भी हमको नहीं पता है, तो यहाँ हम कितना मान लेंगे, हमारा सीपी कितना था, 100% था। तो सीपी से जो हमारा अंकित मूल्य है वो कितना ज्यादा है, 30% अधिक, यानी 130%। तो ये हो जाएगा हमारा। फिर आगे बोल रहा है डिस्काउंट हमको यहाँ पे कितना देना है, 6 सही 1/4% का। अब इसको अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन यानी भिन्न में चेंज कर ले तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, 1 25, 25/4, प्रतिशत बटे में कितना आ जाएगा 100। अब 4 से 400 को हम लोग ये लिख सकते हैं 4 × 100। 4 से काटेंगे तो यहाँ कितना, 25 से चौको 100। हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना आया, 1/4 चौको 16, यानी डिस्काउंट कितना दे रहा है, 1/16। ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमारी टोटल हो रही है, यानी 16 में से वो कितने की छूट दे रहा है, 1 की। तो कितनी छूट दिया, तो बचा कितना, 15/16 हो जाएगा। और छूट हमेशा किसमें दी जाती है, अंकित मूल्य में। तो अंकित मूल्य में छूट देगा और छूट कितनी, अंकित मूल्य यहाँ पे हमको कितना दिया है 130, और 130 में 1 की छूट दे दिया तो कितना बचा, 15/16। अब इसको सॉल्व करते हैं, देख रहे हैं 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 65 × 15 बच्चा गुणा कर देते हैं, 15 × 75 की 5, यहाँ से लाए 7, 15 छक्का 90 और 90 7 97 बटे कितना हो जाएगा 8। 8 से इसको हम लोग भाग लगाएंगे तो 8 एकम 8। अब कितना बचा, यहाँ से 1 बचा, फिर 8 दूनी 16 है ना, फिर बचेगा 1, फिर 8 एकम 8। अब हम 8 ले लिए लेकिन बचा कितना था 15, 15 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, बटे में क्या था 8। हम देख रहे हैं सीपी हमारा कितना था 100, और 100 से हमको कितना, हम पहुंच गए हैं 121
सही 7/8 है ना, यानी कि हम देख रहे हैं 100 से 121 सही 7/8 तक पहुंचने में कितना हमको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 21 सही 7/8% का हमको क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। और यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्या दिया है, एक दुकानदार ने 600 के अंकित मूल्य की एक कुर्सी क्रमशः 15% तथा 20% की 2 क्रमिक छूटों पर खरीदी। उसने उस कुर्सी के परिवहन पर 28% खर्च किए, तदनुसार उसे 545 में बेच दिया, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। यहाँ पे एक दुकानदार जो अंकित मूल्य दिया है, हमको अंकित मूल्य को ए से हम लोग लिख रहे हैं, कितना दिया है, 600 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, उसमें क्या करता है, एक व्यापारी 15 और छूट यहाँ पे दे रहा है 15% और 20% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है। और क्या बोल रहा है, उसने उस कुर्सी के परिवहन पर 28 रुपए खर्च कर रहा है, और खर्च कितना कर रहा है, परिवहन पे 28 रुपए खर्च कर रहा है। फिर आगे बोल रहा है 545 में बेच दिया, और सेलिंग प्राइस हमको दिया है, कितना दिया है यहाँ पे 545 रुपए, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या बोला है, तदनुसार उसमें लाभ का प्रतिशत कितना है, तो हमको यहाँ पे बताना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करेंगे। अंकित मूल्य जो होता है उसी में छूट हमेशा हमको किसमें मिलती है, अंकित मूल्य में। तो 15 की छूट तो कितना हो जाएगा, 85/100। फिर उसके बाद 20 की छूट यानी 80/100 हो जाएगा, है ना। अब इसमें देख रहे हैं, इसको अगर काट दे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी कट रहा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 5 से काटेंगे, 5 एकम 3, 5 से 35, 2 से काटेंगे यहाँ पे 3 बार में, और 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 24 गुणे 17 कर देते हैं गुणा, 17 चौको 68 की 8 हासिल आई 6, 17 छक्का 17 दूनी 34, और 34 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी 408। ये क्या आ गया, इतना। अब इतने में तो वो बेचा नहीं, क्या बोल रहा है कि 28 रुपए अभी और खर्च करता है, तो 28 रुपए खर्च करता है तो इसी में होगा खर्च। 8 8 16 की 6 हासिल आई 1, 2 1 3 हो गया, और ये 4, ये कितना हो गया 436 रुपए, और बेचता कितने में हो गया है, वो 545 में। तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट बताना है, तो 545 में जब वो बेच रहा है और टोटल उसको मरम्मत सही, तो उसका खर्चा कितना हो गया, यहाँ 436 रुपए। तो देख लेते हैं उसको अभी भी कितना प्रॉफिट हो रहा है। 15 में से 6 गए 9, ये हासिल दिया तो 0, 5 में से 4 गए 1, यानी उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 109 का। लेकिन हमको यहाँ प्रॉफिट परसेंट बताना है, और प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो किसमें होता है, सीपी पे होता है। यहाँ पे हमारा सीपी इतना आ गया है, परसेंट के लिए पूरे 100 करेंगे, 109 से ही कटेगा, 4 बार में जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे हम लोग तो कितने बार जाएगा, प्रॉफिट परसेंट यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 25%, और यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, उसे बेचते समय उस पर 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गई हैं, तदनुसार उसका बिक्री मूल्य कितना है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या दिया है, अंकित मूल्य दिया है, कितना दिया है 15,000 रुपए दिया हुआ है। फिर उसमें कितने की छूट दी जा रही है, 20 की छूट यानी 80/100, फिर कितने की 10 की छूट यानी 90/100, फिर क्या बोल रहे हैं 10 की छूट यानी 90/100। अब आगे क्या बोल रहे हैं, तदनुसार उसका बिक्री मूल्य कितना होगा, हमको उसका बिक्री मूल्य 1 2 3 4 5 6 जीरो, ऊपर भी 3 4 5 6, तो ये 6 जीरो से ये 6 जीरो तो कट गए। अब आगे 15 8 120 हो जाएगा, 9 9 81, तो कर देते इसका 12 एकम 12 की 2 हासिल आई 1, 12 8 96, एक कितना हो गया 97, और 1 जीरो यानी 9,720 रुपए। ये क्या आ गया है उसका सेलिंग प्राइस, बिक्री मूल्य, ठीक है ना। और यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, दिया है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, उसके वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पे शंकु को हम देखते हैं, शंकु कैसा होता है,
ये हमारा क्या है, शंकु है। इसकी ये लंबाई होती, मतलब ये ऊंचाई होती है और ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है। इसे हम लोग r कहते हैं और इसे हम लोग h कहते हैं। और ये वाली ये जो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। इसे हम लोग l से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको सिर्फ क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर यानी हाइट दिया हुआ है, 24 मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर है ना, ये दिया हुआ है। और आगे क्या दिया है, आयतन। आयतन वॉल्यूम होता है, कितना दिया हुआ है हमको, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1232 रुपए, 1232 दिया है ना, सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो अब हमको यहाँ पे निकालने के लिए क्या बोला है, वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल। हम जानते हैं इस तरह सवाल को करने के लिए जो हमको दिया रहता है उसी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या दिया है, शंकु का आयतन। तो हम जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है ना। अब शंकु का आयतन यहाँ पे दिया हुआ है 1232 बराबर 1/3, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और r हमको यहाँ पे पता नहीं है और h हमको पता है 24 है, ठीक है ना। अब देखते हैं जो कटेगा काट, 3 से काटेंगे, 3 8 24, फिर 8 से देख रहे हैं ये कटेगा, 8 एकम 8 बचा 4, तो 8 पंजे 40, फिर 8 चौको 32, फिर देख रहे हैं 11 से कट रहा, 11 दूनी 11 एकम और 11 चौको 44, 2 से काटेंगे ये कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। और ये 7 और ये 7 ये नीचे और ये 7 पहले से था, इधर क्या बचा r स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ेगा और रूट के अंदर एक पेयर बन जाएगा 7 का, यानी एक 7 बाहर आ गया। हम जाने यहाँ से कि हमारी यहाँ से त्रिज्या कितनी आ गई है, 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r l, है ना। ये आप लोग याद रखिएगा, अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए। अब पाई की वैल्यू तो हमें पता है कि 22/7 होती है और ये r यहाँ पे हमको कितना आ गया है 7, लेकिन ये l अब हमको यहाँ पता करना पड़ेगा, ये कैसे आएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर देखें ऐसी आकृति आपको दिख रही है, इसको निकाले, ये कैसा दिख रहा है, एक ऐसा। अब हमको ये पता है 7 है और ये भी पता है 24 है, यहाँ ट्रिपलेट लगती है, तो वो पाइथागोरस थ्योरम नहीं, 7 24 तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालिएगा, ये पीछे वीडियो में आपको मैं बता चुकी हूँ, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये 7 से काटेंगे तो 7 से 7 कट गया, है ना। तो अब आगे देखते हैं, जो बच्चा गुणा कर देंगे तो कर देते हैं 25 दूनी 50 की 0, यहाँ से लाई 5, 25 दूनी 50 5 55। और ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल मेरा किसमें होता है, स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, क्या दिया है, एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 7 मीटर है, तदनुसार 22 किलोमीटर तक चलने में उसे कुल कितने चक्र कितने होंगे। चक्र यहाँ पे हमको बताना है, तो ये दूरी बराबर क्या होता है, यहाँ पे परिधि इंटू चक्कर होता है। अब दूरी यहाँ पे हमको कितनी दी हुई है, हम देख लेते हैं 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। परिधि कितनी होती है, 2 पाई r होता है, चक्कर नहीं पता हमको n लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये 22 हो जाएगा, इधर 2 और पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। और r हमको पता है क्या, यहाँ पे हम लोग देखें अगर, तो पहिए का व्यास दिया है, व्यास क्या होता है d, और जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना होता है, 2r होता है ना। तो अगर d दिया है, r हमको निकालना 2 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 7/2 लिख लेंगे r की वैल्यू, और n हमको नहीं पता तो यहाँ n हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो हमारा व्यास है ये मीटर में है, तो ये भी हमको मीटर में करना पड़ेगा। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो हमने कर दिया है 1000 से गुणा। हम देख रहे हैं ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 22 से इधर 22 कट गया, तो n बराबर सिर्फ क्या बचा, इधर 1000। और यही क्या आ गई है, हमारे चक्करों की संख्या, ठीक है ना। तो हम अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग मीटर है, तदनुसार उसकी मध्यिका की लंबाई कितनी मीटर होगी। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती, मतलब ये अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, है ना। तो इसका क्षेत्रफल जब होता है हम लोग, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पीछे क्लास में भी हम आपको बता चुके हैं, √3/4 a²। और इसकी मध्यिका या इसी को हम लोग हाइट कहते हैं,
क्या होती है, √3/2 और a होता है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, है ना। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है, हम देख रहे हैं 9√3। तो जो दिया रहता है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्षेत्रफल हम देख रहे हैं कितना हो जाएगा, √3/4 a² बराबर, इधर ये दिया ही हुआ है हमको, तो हम देख रहे हैं √3 से √3 कट जाएगा, ये 4 इधर बटे में तो उधर जाएगा, तो क्या करेगा, गुणा करेगा। तो 9 गुणे कितना हो जाएगा 4, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। a बराबर ये 3 का स्क्वायर होता है 4 2 का, तो a बराबर हम देख रहे हैं कितना आ गया है 6, यानी कि हमारी ये साइड कितनी आ गई है 6, ये भी कितनी आ गई है 6, और ये भी साइड कितनी आ गई 6। अब हमको निकालना क्या है, मध्यिका, तो निकाल देते हैं। यहाँ √3/2, a की वैल्यू कितनी आ गई 6, 2 से काटेंगे 3 बार, तो फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा 3√3, और यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये h, इसी को हम लोग मध्यिका, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं अपने। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब ये प्रतिशत चैप्टर का है, यहाँ पे घन बोले या कुछ भी बोले, अगर क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए बोल रहा है तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े कितने बार वृद्धि करेंगे, 2 बार। अगर आयतन में बोलेगा तो कितने बार वृद्धि करेंगे, 3 बार, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो किसका क्षेत्रफल है, जिसका भी हो, हमको क्षेत्रफल में वृद्धि करना है। कितने बार 50 की वृद्धि करेंगे, 2 बार, 50/100 यानी 150, फिर 150 बटे क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना। ये 100 से 100 कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 15 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। हम देख रहे हैं पहले हमने कितना माना था 100, 100 से कितना हो गया 225, वृद्धि कितनी हुई हम देख रहे हैं यहाँ पे 125% की, और यही हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया है 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को ढालने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइल्सों की आवश्यकता होगी। हमको यहाँ की टाइल्स की संख्या, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, टाइल्स की संख्या। तो इसमें क्या करते हैं, जिसका क्षेत्रफल जो दिया होता है बटे जितने की हमको निकालना होता है वो निकाल देते हैं। अब यहाँ फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा टाइल्स का क्षेत्रफल, है ना। हम देख रहे हैं फर्श का क्षेत्रफल हमको दिया है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी दी हुई है यहाँ पे 8 मीटर और 6 मीटर, ये हो गए। अब आगे दिया है जो हमारा यहाँ पे टाइल्स का आकार है डेसीमीटर में दिया है 4 डेसीमीटर। डेसीमीटर को ऐसे हम जानते हैं 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है 1/10 मीटर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 4 डेसीमीटर, तो 4 डेसीमीटर को मीटर में हम लोग चेंज करेंगे, यानी हमको किससे भाग करना पड़ेगा 10 से। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। टाइल्स जो होगी हमारी वर्गाकार होगी, है ना, क्योंकि 4 डेसीमीटर दिया है, तो 4 बटे क्या हो जाएगा 10 मीटर, क्योंकि ये हमारे मीटर में है तो हमारा पैमाना दोनों जगह बराबर होना चाहिए, गुणे 4/10 यहाँ पे मीटर हो जाएगा। अब ये बटे के बटे में है तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 8 गुणे 6 और ये दोनों ऊपर चले जाएंगे 10, तो यहाँ 10 आ जाएंगे, बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 गुणे 4 आ जाएगा। अब 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी, 2 से काटेंगे 2 तिहाई, यहाँ फाइनली क्या आ जाएगा 3 और 2 जीरो यानी 300। ये क्या आ गई है टाइल्स की संख्या, नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, क्या दिया है, यदि 2 गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 हो तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। यहाँ पे गोले दिए हैं, गोला भी आपको मैं पीछे क्लास में बता चुकी हूँ। तो गोले के यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल फर्स्ट क्षेत्रफल सेकंड दिया हुआ है ना। तो इनका अनुपात दिया हुआ कितना दिया है, हम यहाँ से देख लेते हैं 4 और 9 अनुपात दिया है, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ जब क्षेत्रफल का अनुपात ये होता है तो यहाँ से हम त्रिज्या का निकाल सकते हैं। जो त्रिज्या होती है हमारी क्या होगी, यहाँ क्षेत्रफल में इसमें r2 का स्क्वायर r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ से हम इसका अगर स्क्वायर दोनों का हटा दें, ये तो इस r2 था, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा।
तो हम देखेंगे त्रिज्या क्या आ जाएगी, r1 इक्वल टू आ गया 2 और r2 बराबर कितना आ गया 3। और जब हमको इसी का आयतन निकालने के लिए बोलता है तो r का हम क्या कर देते हैं, क्यूब। r1 और r2 को क्या कर देंगे, क्यूब। तो r1 कितना था, 2 का क्यूब इधर, और r2 कितना था, 3 का क्यूब कर देते हैं। यहाँ कितना आ गया 8 और इसका कितना आ जाएगा 27। फाइनली हमारा उनका अनुपात 8:27 आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, तो y का मान बताना है। कोई संख्या है उसे हम लोग किससे विभाजित कर रहे हैं, 289 से विभाजित कर रहे हैं, तो हमको कितना बच रहा है शेष, 18 बच रहा है। ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि इस संख्या को 18 को जो है, अब हमको यहाँ पे संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, पीछे कक्षा में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, पीछे वाली क्लास में। आपने नहीं देखे तो उसे देख लीजिए। जब हमारा जो शेष आता है उसी को हम लोग विभाजित कर देते हैं। अब बोल रहा है 18 को हम लोग जो संख्या विभाजित करेंगे 17 से, तो हमारा जो शेष आएगा वो y आएगा। तो हम देखते हैं इसको विभाजित 17 में कम 17, यानी कितना बचा 1, यानी y बराबर यहाँ पे कितना आ गया है 1। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 हमारी। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है दो कारें V1 V2 की गति से दो सड़कों की क्रॉसिंग की ओर जा रही हैं। यदि किसी समय क्रॉसिंग में से उनकी दूरी क्रमशः 40 और 50 मीटर हो तो वे नहीं टकराएंगी यदि उनकी गति इस प्रकार हो। यानी हमको यहाँ पे चाल दिया है V1 और कितना दिया है, V2 दिया हुआ है। अब आगे बोल रहा है दूरी दिया है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, समय। दूरी बटे क्या हो जाता है, समय बराबर दूरी बटे हमारा चाल हो जाता है। तो इसके लिए पहले वाले की निकालेंगे, तो पहले वाले की दूरी 40 दिया है और समय कितना हो जाएगा V1। इसी प्रकार टाइम फर्स्ट या टाइम सेकंड निकालेंगे, तो यहाँ पे दूरी हमको कितनी हो जाएगी अगली बार में 50 और टाइम कितना ले रहा है V2। अब आगे क्या बोल रहा है कि दोनों अगर नहीं टकराए, यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगी। V1 बराबर ये बराबर इधर क्या हो जाएगा 50 बटे V2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो V2 इधर आ जाएगा, तो V2 बराबर V1 आ जाएगा 50 और इधर बटे क्या आ जाएगा 40। देखिए यहीं से हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू, तो V1 और टकराएंगे नहीं तो क्रॉस ये लग जाएगा इनके। V2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या आ जाएगा 5। V1 का रेशियो कितना आया है 4:5 और यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कुछ दूरी किसी निश्चित गति से तय की गई, यदि उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए तो दोनों गतियों का अनुपात क्या है। कुछ दूरी है, हमको नहीं पता, दूरी मान लिया हमने d। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, उसकी स्पीड मान लेते हैं s और टाइम भी मान लेते हैं t समय में। ठीक है। फिर अगले बार क्या बोल रहा है, यदि उससे आधी दूरी d का आधा करने के लिए बटे 2 कर देंगे, आधी दूरी उससे दुगने समय में। अब यहाँ पे स्पीड का कोई वो नहीं करा, मतलब स्पीड जो हमारी पहले थी वही अब भी होगी। और समय कितना ले रहे हैं, दुगना समय ले रहा है, तो दोनों गतियों का अनुपात कितना हो जाएगा। तो दोनों यहाँ से हमको स्पीड फाइनली निकालना है। यहाँ d बटे t हो जाएगा बराबर s1, इसको हम लोग s1 मान लेते हैं, यहाँ से s2 मान लेते हैं। फिर अगली बार यहाँ s2 निकालेंगे तो ये d2 और बटे में क्या आ जाएगी इधर 2t आ जाएगा बराबर इधर s2 बचेगा। अब देख रहे हैं हम लोग कि इधर राइट बराबर तो लेफ्ट भी बराबर हो जाएंगे, तो dt बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर देखें तो d बटे 2 × 2t हो जाएगा। ठीक है ना। ये हम देख रहे हैं ये कट जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा, यहाँ t भी कट जाएगा, ये तो इधर सिर्फ क्या बचा 1 और उधर क्या बचेगा 2 बचा है। तो हम देख रहे हैं ये 1 और इधर क्या बच जाएगा, अपॉन में भी 1 है। तो यहाँ पे अगर ऐसा देखें तो ये जाएगा तो इधर गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 और अनुपात में ये इधर जाएगा 1, तो ये 4:1 और यही क्या आ जाएगा इसका अनुपात, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हमारा इसमें हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, दिया है नदी पर बना एक पुल 100 मीटर ऊंचा है। नदी के जल सतह पर स्थित 2 बिंदुओं जो एक ही सीध में हैं, पुल
के उच्चतम बिंदु से अवनवन कोण क्रमशः 30 व 45 है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। एक कुछ ऐसे ये नदी है, नदी से कितना मीटर ऊंचा है, 100 मीटर ऊंचा पुल बना हुआ है और जिनके दोनों दो अवनवन कोण बन रहे हैं। अवनवन कोण ऊपर बनते हैं लेकिन हम यहाँ पे नीचे ही बनाएंगे, हमको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो पहला वाला कोण जो है 30 का बनता है, फिर दूसरा वाला कितने का बनता है, 45 का बनता है। तो आगे क्वेश्चन क्या बोला, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी। यहाँ पे ये हमको दूरी पूछा है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है ना, तो यही हमको निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे tan थीटा से करेंगे, पहले tan 45 डिग्री से करते हैं। tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं A B C और ये वाला पॉइंट दे देते हैं D, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है, AB बटे आधार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 45 ले रहे हैं तो BD हो जाएगा, है ना। अब आगे अगर हम लोग देखें tan 45 की वैल्यू क्या होती है, एक बटे में कुछ नहीं, एक लिख लेंगे। तो AB की वैल्यू हमको यहाँ पे पता है 100, लेकिन BD की वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ BD आ जाएगा। BD इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इनका होगा, ये BD इधर पहुंच जाएगा, बराबर कितना आ गया है 100। यहाँ हम देख रहे हैं BD बराबर कितना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई है, ये 100 आ गई है, ठीक है ना। लेकिन हमको कहाँ निकालना है, इतनी डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। अब अगली बार 30 लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करना पड़ेगा। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे वही लंब बटे आधार। तो लंब तो अभी भी AB ही है और आधार इस बार क्या हो जाएगा हमारा, BC हो जाएगा। और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब AB जो है यहाँ पे कितना दिया है, 100 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, और BC कितना दिया हुआ है हमको यहाँ पे नहीं पता है, तो BC एज इट इज लिख देंगे। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे हम लोग अगर देखें यहाँ हो जाएगा BC बराबर, इधर क्या हो जाएगा 100√3 हो जाएगा। हम देख रहे हैं BC यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई हमारे पास आ गई। तो अगर हम यहाँ से BD इसमें से माइनस कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, CD। तो CD निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, BC में से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, BD माइनस करना पड़ेगा। कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे 100 माइनस 100√3 है, माइनस BD की वैल्यू कितनी आ गई है 100, यहाँ पे √3 की वैल्यू रख देते हैं। तो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 होती है ना, ये √3 की वैल्यू होती है। यहाँ पता हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ 100 गुणे और इसकी वैल्यू रख देंगे 1.732, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1 2 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गए, हम देख रहे हैं, तो 1 जीरो यहाँ लग जाएगा एक अंक के बाद। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसको थोड़ी हम लोग यहाँ इरेज कर देते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1732। यहाँ पे हम लोग देखा कितना आ गया है 1732 माइनस कितना हो जाएगा उधर 100, ठीक है, बराबर इधर क्या हम निकाल रहे थे, CD की लंबाई, है ना। तो यहाँ पे हम लोग CD बराबर 173.2 में से 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा 73.2, और ये सब किसमें डाटा दिया हुआ था हमारा, मीटर में, तो ये इतना मीटर आ जाएगा। तो CD की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है यहाँ से, या फिर इन दोनों कोणों के बीच की दूरी कितनी आ गई है 73.2 मीटर, ठीक है ना। और यही हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। 15 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, sec थीटा बराबर 13/5। तो हमको निकालना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। ये हमको यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। तो कैसे करेंगे, हम देख रहे हैं अगर हम यहाँ एक ट्राइंगल बना ले तो हमको यहाँ जितने भी हमारे ये साइन कॉस टेन होते हैं उनकी वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। तो निकाल लेते हैं। हम देख रहे हैं ये इसका क्या होता है, ये ट्रिक होती है एल लाल बटे कक्का। तो इसके अगर ये साइन कॉस टेन, तो यहाँ कॉसिक सेक कॉट, आपको अगर नहीं पता होगी तो आप ये नोट डाउन करके ट्रिक से याद कर लीजिएगा। तो हम देख रहे हैं साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे कर्ण, कॉस की क्या हो जाएगी, आधार बटे कर्ण, और यहाँ टेन की लंब बटे आधार हो जाएगी। फिर कॉसिक ये सेक है, सेक का क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो ये मतलब ये कर्ण है और ये आधार है। तो यहाँ से ये चीज तो हमको पता चल गई।
तो हम देखते हैं कर्ण कितना आ गया है, ये 13 इधर वाला, इसको भी नाम दे लेते हैं ABC। और आधार कितना आ गया है 5। हम जानते हैं ट्रिपलेट होती है 5, तो ये वाली साइड 12 हो जाएगी, ये 13 हो जाएगी, ठीक है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम से ऐसे हमने निकाला है, इसको आप लोग निकालेंगे तो आपसे बन जाएगा निकालते, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं साइन की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। साइन की होती है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है यहाँ पे 12 और कर्ण कितना है 13, फिर माइनस इसका अगर हम लोग देखें तो ये क्या होता है आधार बटे कर्ण, और यहाँ 3 पहले से दिया हुआ था 3, और आधार कितना आ गया है 5 और कर्ण कितना है 13 है, ठीक है। बटे में सॉल्व करेंगे 4 वही आ जाएगा 12 बटे 13 माइनस 9 5 बटे 13, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं तो 12 दूनी यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर हम लोग देखें तो 24 माइनस 5 तिहाई 15 बटे क्या आ जाएगा यहाँ पे 13, क्योंकि दोनों का अंश हर जो है समान है, तो वही संख्या नीचे एक बार लिख लेते हैं, ऊपर जो माइनस प्लस होता है वो कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखें तो 12 चौको 48 माइनस 9 पंचे 45 बराबर क्या हो जाएगा 13। अब देखिए बटे के बटे में दोनों के 13 है, तो ये 13 से 13 तो कट गया, अब बचा क्या 24 में से 15 गए तो 14 में से 5 गए तो 9, और बटे में क्या बचेगा 8 में से 5 गए 3। अब ये इतना बचा, अब ये 3 से काटेंगे 3 तिहाई, यानी फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आ गया है 3 आ गया है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमको, क्या दिया है 180 भाव बताए गए जुराबों के 1 दर्जन जोड़े 20% छूट पर उपलब्ध हैं। 48 रुपए में जुराबों के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 180 रुपए दिया हुआ है, जिसमें हम लोग एक दर्जन जोड़े जुराबे खरीद सकते हैं, और जिसमें 20% हमको क्या दी जा रही है छूट, यानी 80 बटे क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 काटेंगे तो 18 अट्ठे क्या हो जाएगा 144 रुपए। हम जान रहे हैं कि 144 रुपए में कितने जुराबे खरीदे जा रहे हैं, एक दर्जन में कितने होते हैं 12 जोड़े होते हैं ना। तो अब यहाँ पे हमको 1 रुपए का निकालेंगे तो 1 रुपए में कितना 12 बटे 144 आ जाएगा। क्यों 1 रुपए का हमने निकाला, क्योंकि हमको यहाँ पे 48 रुपए का निकालना है, तो 48 रुपए निकालने के लिए 48 का हम गुणा कर देंगे दोनों साइड, तो हमको पता चल जाएगा 48 रुपए में कितने हम लोग खरीद लेंगे। तो काट देते हैं, 12 से 12 बार जाएगा, अब 12 चौको 48, यानी हम जान रहे हैं कि 48 रुपए में कितने आ जाएंगे, क्या हम लोग खरीद रहे थे यहाँ जुराबे, तो कितने जुराबे आ जाएंगे 4 जुराबे, ठीक है ना। यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है एक मेज का अंकित मूल्य 1200 रुपए है, कुछ छूट देने के बाद यदि उसे 10,500 में बेच गया तो छूट की दर कितनी है। अब यहाँ पे अंकित मूल्य दिया है एक मेज का हमको 12,000 रुपए, फिर हमको डिस्काउंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कितना है ना, और हमको क्या दिया है सेलिंग प्राइस उसका दिया है, कितना दिया है 10,500 रुपए। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, जो छूट होती है वो हमारी हम लोग अंकित मूल्य में ही देते हैं, छूट हमेशा हम लोग माइनस करते हैं, तो हम मान लेते हैं डी छूट हमको मिली है बटे कितना आ जाएगा 100% में निकाल रहे हैं, तो तब जाके हम इसको क्या कर रहे हैं बेच देते हैं, तो ये आ गया 1 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, 15 से कट रहा है ये 15 7 105, 15 8 120। हम जानते हैं ये 100 उधर जाएगा तो गुणा करेगा, इधर ये 8 इस ब्रैकेट में गुणा करेगा, 800 माइनस 8D हो जाएगा, बराबर उधर क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। ये 700 में से 800 में से 700 जाएगा तो कितना बचेगा 100, और ये माइनस 8D है उधर जाएगा तो प्लस 8D हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो D बराबर कितना आ जाएगा 12.5% है ना, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपए है, अंकित मूल्य यहाँ पे कितना दिया है 480 रुपए दिया है, व्यापारी 10% छूट देता है और 8% लाभ कमाता है, यदि छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ये देख रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है हमको, अंकित मूल्य दिया है 480, छूट कितना दिया है 10
और प्रॉफिट यहाँ पे दिया है 8%। फिर आगे बोला है कि अगर हम छूट ना दें तब उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो हम देख रहे हैं जो हमारा अंकित मूल्य होता है उसी में हम डिस्काउंट देते हैं छूट, तो 10 की छूट यानी 90/100 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या कर रहा है, लाभ हो रहा है यानी सीपी पे, तो 8 का लाभ 108/100, ये 100 से 100 कट जाएगा, 18 से काटेंगे 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 6 से काटेंगे 6 8 48। अब देख रहे हैं इधर सीपी बचा है और इधर क्या है 8 80 और 5 8 पंचे 40, यानी सीपी कितना आ गया है 400 था। अब ये क्या बोला, अंकित मूल्य कितना है 840, इतने में बेच दे, उसको छूट ना दे तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट हमको परसेंट बताना है। हम देख रहे हैं प्रॉफिट कितने को हो रहा है 80 में, और प्रॉफिट या लॉस कितने होता है सीपी पे होता है, तो सीपी 400 था, परसेंट के लिए 100, 0 से 0 काटेंगे, 4 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा 20 बार, यानी 20%। कितना प्रॉफिट हो गया है 20%। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 में दिए हुए हैं। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है, जूते का दाम क्या है। यहाँ पे हमको थैला और जूता का दाम दिया है 7:5। इनको संख्या बनाने के लिए इनके साथ एक हम लोग वेरिएबल लगा लेंगे, और इन दोनों में कितना जो दिया है अंतर दिया है 200, 7 में से 5 जाएंगे, 2x बराबर कितना हो जाएगा 200, 2 से काटेंगे तो x बराबर यहाँ पे कितना आ गया 100। अब हमको आगे क्या बोला है, जूतों के दाम बताना है। जूता कितना था हमारा 5x का था, तो x की वैल्यू रख देते हैं 5 × 100, यानी जूता की हमारी वैल्यू कितनी आ गई है 500 रुपए, ठीक है ना। यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। तो अगले क्वेश्चन में लग चलते हैं, और आज के अंतिम क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है, x y और z के बीच 120 रुपए को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x का अंश y के अंश से 20 रुपए अधिक है और z के अंश से 20 कम है, तो y का अंश कितना होगा। यहाँ पे हमको दिया है क्वेश्चन x, y एंड z 3 पर्सन है, इनमें 120 रुपए हमको बांटा है। अब आगे बोल रहा है कि x को जो है y से 20 रुपए अधिक, तो हम y को अगर x मान लें तो x कितना मिल जाएगा x + 20। फिर आगे बोल रहा है और z के अंश से 20 कम मिलता है, यानी जो भी ये मिला है ये z से 20 कम होगा, तो मतलब z को 20 ज्यादा मिलेगा इससे, तो इसको अगर और प्लस कर दे तो ये अब 20 कम हो गया ना इसका z से, ये हो गया, ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं अगर तीनों को हम लोग प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा 120, तो x का x + 20 है, y का x है प्लस z का x + 20 + 20 बराबर कितना हो जाएगा 120। देख रहे हैं कितने 1 2 3x, यहाँ 3x प्लस कितना आ जाएगा 20 20 40 20 3 60, यानी 60 बराबर 120। अब यहाँ 3x, ये 60 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 120 में से 60 जाएगा, 60 बचेगा, 3 से काट देते हैं 20, यानी x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 20 आ गया है। अब हमको पूछा क्या है यहाँ पे y का अंश कितना होगा, तो y का हम लोग कितना माने हैं x, यानी y बराबर कितना आ गया है 20 रुपए। यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।